हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम लोगों की क्लास होनी है वो इंग्लिश पेडागोजी की होनी है सीटेट के लिए, ठीक है। और जो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो 7 फरवरी 2023 को ऑनलाइन मोड में जो हुआ था पेपर 1, उसके जो 15 पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान रखिएगा। 7 फरवरी 2023 का पेपर है क्लास 1 to 5 के लिए, ठीक है। सिर्फ इसमें से पेडागोजी वाले क्वेश्चन ही हम लोगों ने उठाए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिल्ड्रेन स्टार्ट आउट एज ए क्लीन स्लेट, नहीं है स्लेट है, स्लेट, ठीक है। एंड लैंग्वेज लर्निंग इज प्रिंटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स ऑन दिस क्लीन स्लेट्स, ठीक है। दिस आइडिया इज सपोर्टेड बाय, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? चिल्ड्रेन जो है एक क्लीन स्लेट की तरह हैं, और लैंग्वेज लर्निंग कैसे होती है जब ये बच्चे उस क्लीन स्लेट पे अपनी भाषाई आदतों, लिंग्विस्टिक हैबिट्स, अपनी भाषाई आदतों को इन स्लेटों पे प्रिंट करते हैं, जिसके माध्यम से वो लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है स्टेटमेंट? किसने ये स्टेटमेंट को सपोर्ट कौन करता है? स्किनर, ठीक है। स्किनर का कहना है कि बच्चे क्या है क्लीन स्लेट की तरह हैं, और भाषाई आदतों को इन्हीं क्लीन स्लेट पे जब वो प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने का मतलब है कोई मशीन से नहीं प्रिंट करते हैं, उन पे अपनी छाप छोड़ते हैं, जिसके माध्यम से वो भाषाओं को सीखते रहते हैं, भाषा को सीखते रहते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। अगला देखते हैं, अगला है विच वन ऑफ द पैरामीटर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द पैरामीटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जहां नॉट है वहां पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के आकलन के लिए ये जो 4 पैरामीटर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, टॉपिक सेंटेंस, यानी जो पैराग्राफ है टॉपिक का पार्ट है, और जो टॉपिक जो पैराग्राफ में सेंटेंस हो किससे रिलेटेड हो? टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। इधर उधर की बातें ना हो, जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड अगर सेंटेंसेस हैं तो ये जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। सपोर्टिंग डिटेल्स, जो भी आइडियाज हो, थॉट्स हो, वो भी टॉपिक को सपोर्ट करते हो, इधर उधर की चीजें ना हो, वही चीज कह रहा है। गुड हैंड राइटिंग, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है सुसंगत, बहुत ही वेल मैनेज्ड हो या वेल अरेंज्ड हो, ठीक है। क्लियर? तो ये तीनों चीजें पैराग्राफ राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या नहीं है? गुड हैंड राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। आप एक चीज ये बताइए, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन आप जो उसमें थॉट्स लिख रहे हैं पैराग्राफ में, वो टॉपिक से हट के हैं, टॉपिक से उनका कोई लेना देना नहीं है। सपोर्टिंग डिटेल्स भी नहीं है, जो आइडियाज हैं वो भी उस टॉपिक से कोई मतलब नहीं रखते हैं, और जो वर्ड्स का, सेंटेंसेस का अरेंजमेंट है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो क्या ये पैराग्राफ असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग? बिल्कुल नहीं। हैंड राइटिंग मायने नहीं रखती है आपने जो आइडियाज उसमें लिखे हुए हैं, आपका जो सिंटैक्स है, ठीक है, इस तरीके से आप वर्ड और सेंटेंस को कैसे वेल अरेंज करते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से देखा जाए कौन सा ऑप्शन से गुड हैंड राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द असेसिंग पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर डीलिंग विद डिफिकल्ट वर्ड। डिफिकल्ट वर्ड्स की बात कर रही इन द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट है जिसमें डिफिकल्ट वर्ड की बात हो रही है। अ लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट्स द वर्ड्स इनटू मदर टंग। पहले टीचर क्या करता है, जो लैंग्वेज टीचर है, पहले क्या करता है, उन्हीं डिफिकल्ट वर्ड को मदर टंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज इट शी इज यूजिंग। वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है या यूज कर रही है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच या कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा, आपको पता होगा कि मदर टंग का यूज किसी भी भाषा को सिखाने में सबसे ज्यादा किसमें होता है? जीटी मेथड में, यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहें या जीटी मेथड कहें या ट्रेडिशनल मेथड कहें, सारी चीजें एक ही हैं।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। होता क्या, आप देखिए, अभी हम कहें वह जाता है, ठीक। अगर हम कहें इसको इंग्लिश में बनाइए तो हम लोग वह को कन्वर्ट करते हैं, फिर जाने को देखते हैं, फिर इसको ग्रामेटिकल रूल्स इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यानी जहां पे इसमें क्या है, अ लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट द वर्ड इनटू मदर टंग। मदर टंग में अगर हम कहें ही गोस तो इसको मदर टंग में हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, यानी पूरी तरीके से मदर टंग का यूज टू लर्न अ टारगेट लैंग्वेज, ये किस में होता है? जीटी मेथड में, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो टीचर होता है उसमें मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। नो यूज ऑफ मदर टंग टू लर्न अ टारगेट लैंग्वेज। अब टारगेट लैंग्वेज की किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए, जो भाषा हम सीख रहे होते हैं। टारगेट लैंग्वेज जो भाषा हम सीख रहे होते हैं, या टारगेट लैंग्वेज कह लें या सेकेंड लैंग्वेज कह लें, ठीक है, ठीक है। तो टारगेट लैंग्वेज को सीखने में जब भी मदर टंग का बिल्कुल यूज नहीं होता है, वो डायरेक्ट मेथड है। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो ये कहती है कि जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है, समझिए, जैसे इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश ग्रामर, इसमें हम टेंस की बात करें तो बेसिक क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी वर्ड को इंग्लिश में, किसी भी सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, ये है। तो क्या इसकी बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेटिव अप्रोच या ओरल अप्रोच जो होती है वो क्या होती है? जो ओरल अप्रोच होती है या कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, इसमें कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपना मैसेज एक दूसरे पे कन्वे करते हैं और एक दूसरे से थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, इसके माध्यम से सीखना होता है, यानी ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही है? पहला, जीटी मेथड, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई सर? अगला है द 3 स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आर। सिलेबल, वर्ड, सेंटेंस नहीं, साउंड, स्पीच, टोन, सिलेबल, राइम्स, फोनीम्स, बिल्कुल सही है। 3 स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी जो ध्वनि से रिलेटेड जो जागरूकता है उसकी बात कर रहा है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, सिलेबल, राइम्स एंड फोनीम्स, ये 3 स्टेजेस होती हैं। और इसमें एक चीज और होती है जिसे कहते हैं ऑनसेट राइम, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, सिलेबल क्या होता है। अगर हम सिलेबल की बात करें तो सिलेबल होता क्या है एक्चुअली, जैसे देखिए, एक वर्ड लेते हैं एलिफेंट, ठीक है। सिलेबल होता है एक सेपरेट सेगमेंट होता है, और जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होता है। जैसे एलिफेंट, तो पहले जो सबसे फ्री सेगमेंट होगा वो क्या होगा? ए ली फैंट। तो कितने सिलेबल हुए? 1 2 3। अगर हम बात करें कट, कट तो हम एक ही बार बोल दे रहे, कट, कितना सिलेबल हुआ? 1। अगर हम बात करें स्कूल, कितना सिलेबल हुआ? 1, ठीक है। कितने जो सेगमेंट हैं वो विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। स्कूल में क्या कोई इंटरप्शन है? नहीं, बट एलिफेंट में ए ली फैंट, ये अलग सिलेबल है, ये अलग सिलेबल है, ये अलग सिलेबल है। कितने टोटल सिलेबल हो गए? 3। अगर हम और एग्जाम्पल लें, ठीक है, और कोई एग्जाम्पल लें, जैसे बायोडाटा, इसमें कितने सिलेबल हैं? बायो 1 2। या हम कहें बायोलॉजी, कितने सिलेबल है? 1 2 बायोलॉजी, ठीक है। तो जितने भी अनइंटरप्टेड सेगमेंट्स होते हैं प्रोनाउंस करने में, वही चीज क्या कहलाती है? सिलेबल, ठीक। अब बात आती है राइम्स। राइम्स क्या है? जैसे एक जैसे वर्ड, कट, हट, शट, ये एक राइम हो गया। कुक, टुक,
लुक, ये एक राइम हो गया, ठीक है, ये राइम हो गया। फोनीम्स क्या है? फोनीम्स है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फोनीम्स। अगर हम कहें पी, ये क्या है? फोनीम, प, ठीक है। तो ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? फोनीम्स। क्लियर है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। द थ्री स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आर सिलेबल, राइम्स एंड फोनीम्स। एक चीज इसमें और होती जो मैंने बताया कि ऑनसेट राइम, ये क्या होता है? ठीक है, समझिए। तो ऑनसेट राइम होता है जैसे सपोज कोई भी वर्ड है, कैट है, तो वॉल के पहले जो कंसोनेंट साउंड होता है उसे कहते हैं ऑनसेट, ठीक है। उसके बाद जो वावल का साउंड होता है उसके बाद फिर जो कंसोनेंट का जो फाइनल कंसोनेंट का साउंड होता है उसे कहते हैं राइम, ठीक है। कैट में एटी क्या है? राइम, और सी क्या है? ऑनसेट। क्लियर है? तो अगर इसमें राइम्स की जगह पे या फोनीम्स के बाद ऑनसेट राइम भी दिया हो तो वो भी स्टेजेस है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ टीचर गेव ए वर्कशीट, टीचर ने वर्कशीट दिया टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द समरी ऑफ द चैप्टर। एक वर्कशीट दिया जिसमें कोई किसी चैप्टर की समरी है। रीड एंड ड्रॉप्ड एवरी फिफ्थ वर्ड। समझिए, 2 3 4 5, एवरी फिफ्थ वर्ड को उस टीचर ने क्या कर दिया? ब्लैंक कर दिया। ये कह रहा है कि एक चैप्टर की टीचर ने समरी दी है, उसमें से हर पांचवा वर्ड मिसिंग है, उसी मिसिंग वर्ड को फिल करना है। इस प्रकार के टेस्ट को हम क्या कहते हैं? तो एकदम सिंपल सा फंडा है, इस प्रकार के टेस्ट को हम क्लॉज टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अ क्लॉज टेस्ट। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो किसी समरी का फिल इन द ब्लैंक नहीं था। दिस इज द टाइप ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स हम कह सकते हैं, बट फिल इन द ब्लैंक जो होता है सीधे वन लाइनर का होता है, ठीक है। वो कहीं भी किसी भी स्टोरी से उठा के रख देंगे, जस्ट उस लाइन को कंप्लीट करना होता है, ना कि पूरी समरी को। जब पूरी समरी की कंप्लीट करने की बात आ जाती तो उसे हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। कंप्लीट द समरी बिल्कुल नहीं है, राइटिंग टेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्या है? अ क्लोज टेस्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इज नॉट ट्रू, ठीक है। फॉर रीडिंग, रीडिंग के स्किल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? रीडिंग इज साउंडिंग आउट, मतलब रीडिंग को साउंडिंग आउट करना, बोल बोल के पढ़ना, साउंडिंग आउट वर्ड्स, एंड डिकोडिंग, और उन्हें डिकोड करना। क्या ये रीडिंग है? नहीं। रीडिंग इज कंस्ट्रक्टिव, रीडिंग कंस्ट्रक्टिव नहीं होती है। लर्निंग कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, रीडिंग तुमको क्या जो लिखा है उसे पढ़ना है ना, और जो ऑथर मैसेज कन्वे कर रहा है उस चीज को समझना है। इसमें कंस्ट्रक्शन कोई बात नहीं है। रीडिंग इज द एबिलिटी टू रीड, प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, ये हो सकता है मे बी। अगला है, रीडिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे, मतलब ऑथर जो चीज कहना चाह रहा है उस चीज को समझना रीडिंग है। एग्जैक्टली यानी चौथा ऑप्शन इससे ज्यादा बेहतर है थर्ड से। थर्ड भी सही हो सकता था अगर ये ऑप्शन ना होता। रीडिंग इज द एबिलिटी टू रीड, प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सकते। देखिए, इसमें क्या रीडिंग इज साउंडिंग, सिर्फ वर्ड्स को साउंड करना, उनको तेज से पढ़ना और उनको डिकोड करना, क्या रीडिंग है? नहीं, ठीक है। रीडिंग इज कंस्ट्रक्टिव, मैंने बताया होता नहीं है, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है। रीडिंग इज द एबिलिटी, ये सही हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मोर बेटर ऑप्शन क्या है? चौथा। अगला क्वेश्चन, अ लैंग्वेज टीचर गिव्स अ टास्क टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी टू हर फिफ्थ ग्रेडर्स, यानी जो फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं उनके लिए दिस रीडिंग एक्टिविटी इज, अ लैंग्वेज टीचर गिव्स अ टास्क टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव यूज्ड फॉर द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर के लिए जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं
उनको आइडेंटिफाई करना है किस क्लास के लिए ये टास्क है, 5th ग्रेड के लिए। दिस रीडिंग इज इंटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? लर्नर रीड इन डिटेल, ये होती है रीडिंग इन डिटेल, ठीक है, विद स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। पहले समझ लीजिए एक्सटेंसिव क्या होती है? रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट, एंड लर्न जनरल स्किल ऑफ रीडिंग, ठीक है, ऑफ रीडिंग। स्किमिंग क्या होता है? समझिए, मोर रीड इन लेस टाइम, कम समय में ज्यादा पढ़ना। कोलैबोरेटिव रीडिंग क्या होती है? इसमें क्या है कि सारे बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं टेक्स्ट को अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, ठीक है। अब समझ लीजिए इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग इन डिटेल विद ए स्पेसिफिक टास्क, यही तो हो रहा है। अ लैंग्वेज टीचर गिव्स द टास्क दिया है, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द मेन कैरेक्टर। जब आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप इंजॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, टास्क के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंटेंसिव। और इंटेंसिव रीडिंग बहुत डिटेल में गहन अध्ययन करना पड़ता है उस टास्क के लिए, ठीक है, जो दिया गया है। एक्सटेंसिव क्या है? जैसे पोएम को पढ़ना, छोटी छोटी पोएम्स को पढ़ना, जिसमें बच्चे को बहुत मजा आता है ना, और सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं, उससे क्या होता है? रीडिंग की भी जनरल स्किल को सीखते हैं। स्किमिंग क्या है? मोर रीड, कम समय में ज्यादा पढ़ना और डायरेक्ट फैक्ट तक पहुंचना, ठीक है, कम समय में ज्यादा पढ़ना, ये क्या कहलाता है? स्किमिंग। कोलैबोरेटिव मैंने बता दिया है। कोलैबोरेटिव क्या है कि इसमें सारे बच्चे एक साथ टेक्स्ट को पढ़ते हैं और टीचर के सुपरविजन में पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इंटेंसिव रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इनहैंसिंग प्रोनाउंसिएशन स्किल। प्रोनाउंसिएशन स्किल को इनहैंस करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, ट्रू कह रहा है? पहला है, स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन सो दैट, ताकि दे साउंड एग्जैक्टली लाइक नेटिव स्पीकर्स। आप ये बताइए कि जो नेटिव स्पीकर्स है, जैसे हम लोग मदर टंग हिंदी है, तो क्या हम लोगों ने कभी किसी भी वर्ड को उसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, क्या उसकी कभी प्रैक्टिस की है? ठीक है, हाँ, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है बच्चों के लिए, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि एग्जैक्टली लाइक नेटिव स्पीकर्स, नो। स्टूडेंट शुड बी मेड टू रिपीट वर्ड्स मैनी टाइम्स इन अ डे। एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, आप इस तरह से कितने वर्ड सीखेंगे, कितने वर्ड के प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप उसकी मैकेनिज्म नहीं सीखेंगे, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प टू हैव इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, ये हो सकता है। वही चीज कह रहा है कि इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन का मतलब है जो हम ये सीख जाए प्रोनाउंसिएशन होता कैसे है, फोनोलॉजिकली कैसे होता है, ठीक है, ये जब सारी चीजें हम सीख जाएंगे तब प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। चौथा पढ़ लेते हैं, द टीचर शुड कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल टू मेक देम प्रोनाउंस लाइक अ नेटिव स्पीकर, ये भी नहीं सही है, ठीक है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफिकल्ट वर्ड के लिए हो सकता है, लेकिन टू मेक देम लाइक नेटिव स्पीकर्स, ये चीज सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। क्या? स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प टू हैव इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन के लिए उनकी हेल्प की जानी चाहिए, जिससे वो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बेहतर कर सके। अगला, इन द लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट। एक लैंग्वेज की क्लास में छात्रों से, स्टूडेंट से क्या कहा गया? कुछ लिखने के लिए कहा गया है। हाउ दे सेलिब्रेट देयर बर्थडे, ये टॉपिक दिया गया है कि वो अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, इसके बारे में लिखना है। देन दे आर आस्क्ड, फिर उनसे कहा गया टू एक्सचेंज देयर राइटिंग विद देयर पार्टनर एंड गिव फीडबैक। पहले तो सबको ये लिखना है कि अपना जन्मदिन वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद जो उन्होंने लिखा है वो अपने पार्टनर से एक्सचेंज करना है, फिर वो पार्टनर एक दूसरे को वो फीडबैक देंगे। ये क्या कहलाता है? दिस टाइप ऑफ असेसमेंट
इस प्रकार का असेसमेंट क्या कहलाता है? सबमिटिव तो हो ही नहीं सकता है। सबमिटिव क्या होता है? एकेडमिक से रिलेटेड होता है। ग्रुप असेसमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है। पीयर असेसमेंट बिल्कुल नहीं। सेल्फ असेसमेंट भी नहीं। सेल्फ क्या है? खुद के लिखे को असेस करना। अगर वही स्टूडेंट असेस करता तो सेल्फ असेसमेंट कह सकते थे, लेकिन पार्टनर असेसमेंट कर रहा है इसलिए पीयर असेसमेंट यानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलेक्ट एंड एक्सेंट? समझिए, डायलेक्ट एंड एक्सेंट के लिए कौन सा इसमें ट्रू है? एक्सेंट रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड एंड डायलेक्ट रिफर्स टू द वे ऑफ लैंग्वेज। नहीं, उल्टा बता रहा है ये सेंटेंस। अभी बता रहे हैं क्यों, क्या उल्टा बता रहे हैं। एक्सेंट रिफर्स टू द colloquial words and phrases that often reflect identity and dialect refers to the way of language is spoken। ये जो डायलेक्ट है यहाँ पे अगर एक्सेंट होता है, ये एक्सेंट है जो ये बात कर रहा है, डायलेक्ट की बात नहीं कर रहा है। ये भी ऑप्शन गलत है, उल्टा दे रखा है। थर्ड, डायलेक्ट रिफर्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज, ये सही है। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, अगर आप समझिए बोली, ठीक है। Dialect relates to the actual language used and accent refers to the way of language is spoken। देखिए बात समझिए, accent पता क्या है? accent है the way of pronunciation। यह pronunciation की स्टाइल क्या है, ठीक है, ये कहलाता है एक्सेंट। और बोली क्या है, डायलेक्ट क्या है, ये डिपेंड करती है भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया की जो है डायलेक्ट अलग हो, ठीक है। अगर डायलेक्ट का हम एग्जाम्पल लें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे ब्रज भाषा, ठीक है, हरियाणवी, ठीक है, बंगाली, ये क्या है? डायलेक्ट। अब एक्सेंट की अगर हम बात करें, एक्सेंट समझिए, जैसे ब्रिटिश, अगर हम ब्रिटिश एक्सेंट की बात करें, ठीक है, अगर हमें इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है, तो इसको जब हम ब्रिटिश एक्सेंट में प्रोनाउंस करेंगे तो जानते हैं क्या कहेंगे? का। आर हमारा नहीं निकलता है पूरा, ठीक है। लेकिन हम अमेरिकन एक्सेंट में अगर इसे प्रोनाउंस करेंगे तो इसे हम कार, हल्का सा रा निकलेगा, हल्का सा, ठीक, कार। लेकिन ब्रिटिश में कार, इट्स माई कार। तो देखिए यहां पे जो स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन है दोनों का वो चेंज है, ठीक है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। इसको कहते हैं एक्सेंट। और डायलेक्ट क्या है? बोली है जो जियोग्राफिकल एरियाज पे डिपेंड करती है, एक पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो चीज डायलेक्ट कहलाती है। और वही चीज कह रहा है थर्ड ऑप्शन, क्या कह रहा है? डायलेक्ट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज का फॉर्म है डायलेक्ट, ठीक है। एंड द एक्सेंट रिफर्स टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन, यानी प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा है। एक्सेंट है, अलग अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता है, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट अलग है, अमेरिकन एक्सेंट अलग है, ठीक है। इस वजह से थर्ड ऑप्शन। चौथा क्या कहते? डायलेक्ट रिफर्स टू द colloquial words and phrases that often reflect the identity and the accent refers to the technical vocabulary। no, चौथा ऑप्शन नहीं, थर्ड ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अ टीचर कैन मेक हर स्टूडेंट्स इफेक्टिव स्पीकर्स। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक इफेक्टिव स्पीकर, कुशल वक्ता बना सकता है, आस्किंग देम टू नरेट द स्टोरीज विच दे हैव मेमोराइज्ड, यानी ऐसी स्टोरी जो उन्होंने याद कर रखी हैं उसको नरेट करना, ये करे तो वो इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। या मेकिंग देम लर्न फ्यू सेंटेंसेस दे नीड टू यूज ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन। मतलब सोशल इंटरेक्शन के दौरान, जैसे आजकल इंग्लिश स्पीकिंग वाला चला है ना, कि कुछ सेंटेंसेस को रट लें, कहाँ हाय बोलना है, कहाँ पे बाय बोलना है, कहाँ गुड इवनिंग बोलना है ना, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स को रट लें और वही सोशल इंटरेक्शन के दौरान बोला करे, तो क्या वो कुशल स्पीकर बन सकता है, इफेक्टिव स्पीकर बन सकता है? नो।
नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन क्लास, ये सही है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन क्लास, क्लास में ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अवसर उसको दिए जाए बच्चे को जिससे वो खुद को एक्सप्रेस, अपने आप को व्यक्त कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। भले ही टूटी फूटी भाषा जो टारगेट लैंग्वेज सीख रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही, जो भी वो टारगेट लैंग्वेज सीख रहा है, फ्रेंच हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी स्पेनिश हो सकती है, तो जो टारगेट लैंग्वेज सीख रहा है उसी भाषा में उसको व्यक्त करने के लिए कहा जाए, भले वो टूटा फूटा हो, ठीक है, प्रॉपरली एक्यूरेट ना हो, ठीक है, लेकिन उसे किया जाए धीरे धीरे। ऐसा करने से वो इफेक्टिव स्पीकर बनेगा उस लैंग्वेज का। अगला क्या है, मेकिंग देम लर्न एंड स्पीक द पैराग्राफ दे नीड टू रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग टीम एंड एग्जाम। नो, एग्जाम की कोई बात ही नहीं है इफेक्टिव स्पीकर्स में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन क्लास। अगला क्वेश्चन है 12th, इन प्रिपेयरिंग अ 4th क्लास टू टेक ए स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग टेस्ट द टीचर इज बेस्ट एडवाइस टू। प्रिपेयरिंग अ 4th क्लास टू टेक ए स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग, मानवीकृत रीडिंग टेस्ट, यानी जो टीचर ने खुद बनाया है। रीडिंग टेस्ट द टीचर इज बेस्ट एडवाइस टू, टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, रीडिंग का टेस्ट है, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। टेल द चिल्ड्रेन द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड डू द बेस्ट दे कैन, ये बताएं इंपॉर्टेंट है, जितना आप अच्छा कर सकते हैं करें। क्या रीडिंग के लिए ये चीज जरूरी है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऐसा फोर्स करेंगे तो अलग अलग तरीके अपनाएंगे इस चीज के लिए, ठीक है। कोच द बिलो ग्रेड लेवल रीडर्स, यानी जो सामान्य बच्चे हैं उनसे बिलो के जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को कोच करना, सिर्फ उन्हीं को सिखाना, बिकॉज एज द रेस्ट ऑफ द क्लास विल डू वेल एनीवे, बाकी के जो बच्चे हैं वो किसी भी हालत में अच्छा करेंगे, सिर्फ हम नीचे वाले जो कम निम्न स्तर के बच्चे हैं बौद्धिक रूप से, मेंटली, सिर्फ उन्हीं को कोच करें, नहीं। गिव द लर्नर्स प्रैक्टिस इज आंसरिंग क्वेश्चन सिमिलर टू द टाइप दैट विल अपीयर ऑन द टेस्ट। कह रहा है गिव द लर्नर्स प्रैक्टिस इज आंसरिंग क्वेश्चन सिमिलर टू द टाइप दैट विल अपीयर ऑन द टेस्ट, यानी जो टेस्ट में जैसे क्वेश्चन रहेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये सही है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, उसी से मिलते जुलते, क्योंकि देखिए ऐसे क्या होगा, बच्चे फेमिलियर हो जाएंगे उस जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, रीडिंग टेस्ट है, उससे फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है डिट्टो की क्वेश्चन फ्रॉम ए प्रीवियस टेस्ट एंड अलाउ लर्नर्स टू आंसर, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाने, डिट्टो उन्हीं के आंसर कहने के लिए बोले, ये भी रीडिंग टेस्ट के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। नेक्स्ट अगला है इन अ क्लास स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कंपाइल पोर्टफोलियो ऑफ देयर रिटन वर्क फॉर समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है, जो ईयर में एक बार होता है या हर 6 महीने पे। चूजिंग देयर बेस्ट 6 पीसेज ऑफ राइटिंग, ये उनको फ्रीडम दे दी गई है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बेस्ट 6 राइटिंग हो, राइटिंग के पीसेस, ठीक है, उसको आप सबमिट करिए या कंपाइल करिए। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज ऑफ नो यूज, नहीं, स्टूडेंट फ्रेंडली, बिल्कुल स्टूडेंट को फ्रीडम दे दी गई है, ठीक है। आपने जो 6 बेस्ट पीसेज राइटिंग है उनको आप लेकर आइए। टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड होता, जो टीचर कहता वही लाना होता, वो स्टूडेंट्स को फ्रीडम ना देता, ठीक है। नॉट एन असेसमेंट, नहीं, असेसमेंट है कैसा है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, ठीक है। 14th कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उनमें से सही ऑप्शन को चूज करना है, ठीक। पहला, एन इंडिविजुअल कैन लर्न अ लैंग्वेज एट एनी एज, बिल्कुल सही है। एन इंडिविजुअल कैन लर्न अ लैंग्वेज एट एनी एज, किसी भी उम्र में सीख सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जितना वो कम उम्र में लैंग्वेज को
सीख सकता है टारगेट लैंग्वेज को, उतना वो जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती जाएगी उतना बेहतर तरीके से, उतना इजी नहीं रहेगा उसके लिए टारगेट लैंग्वेज को सीखना, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल कैन, सीख सकता है, लर्न अ लैंग्वेज एट एनी एज, किसी भी एज में, बट इट इज इजियर टू डू सो एट अ यंगर एज, यानी कि यंगर एज में जब वो छोटा होता है बच्चा तब सीखना बहुत आसान होता है। बिल्कुल वही चीज है जो अभी हम बता रहे थे, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे सीखना टफ होता जाता है। दूसरा, लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब है जब लैंग्वेज की सारी चीजें आपके सामने रख दी जाए, है ना, रूल्स रेगुलेशन जो भी उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, तो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, तुरंत नहीं सीख सकते, ठीक है। तो ये भी सही है, लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू एक्सपोजर, ठीक है, सारी चीजें लैंग्वेज की जो है वो आपके सामने रख दी जाए जो टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है। तो यानी बोथ एन ए एंड बी आर ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग अ राइटिंग एक्टिविटी इन अ क्लास, क्लास में क्या है, राइटिंग एक्टिविटी हो रही है, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म, मंथन करने के लिए टीचर कहता है, ब्रेनस्टॉर्म का मतलब मंथन, किसी चीज को लेकर चिंतन मनन करना, ब्रेनस्टॉर्म ऑन द थीम ऑफ राइटिंग गिवन टू देम, राइटिंग की जो थीम दी गई है उस पे मंथन करने के लिए कहा गया है, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कहा गया है। दिस इज अ स्ट्रेटजी फॉर स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस, ये क्या है, प्री राइटिंग, रिवीविंग, ड्राफ्टिंग, पब्लिशिंग, कौन सा ऑप्शन सही जानते हैं, फर्स्ट, प्री राइटिंग, ये राइटिंग से पहले की स्ट्रेटजी है। फिर से देखते हैं, ड्यूरिंग अ राइटिंग एक्टिविटी इन क्लास टीचर आस्क स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्म, मंथन करना किस पे, ऑन द थीम ऑफ राइटिंग, जो भी राइटिंग की थीम दी गई है, कोई भी टॉपिक दिया गया है, ठीक है, उस पे मंथन करना। दिस इज स्ट्रेटजी फॉर प्री राइटिंग स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेज है, प्री राइटिंग। इसके बाद की क्या होती है, पहली प्री राइटिंग, दूसरा आ जाता है ड्राफ्टिंग, तीसरा आ जाता है रिवीविंग, चौथा आ जाता है एडिटिंग एंड फिफ्थ आ जाता है पब्लिशिंग, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला क्या है, प्री राइटिंग, ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोगों ने जो है पेडागोजी के क्वेश्चन देख लिए हैं 15, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पेपर उठाएंगे और नेक्स्ट पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। आई होप आप लोग ये जो क्वेश्चन पेडागोजी के हैं समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।